में प्रश्न बोल रहा है कि शैशवावस्था की विशेषता नहीं है। ध्यान देंगे, शैशवावस्था की विशेषता नहीं है। एक बच्चा जिसकी उम्र 0 से 5 वर्ष की है, तो उसकी कौन सी ऐसी बात है जो उसकी विशेषता नहीं हो सकती है। थोड़ा सा देखते हैं अधिगम, यानी कि एक छोटा सा बच्चा जिसकी उम्र 0 से 5 वर्ष की होती है, वह सीखता ही है, सामान्य सी बात है। हर एक विषय वस्तु के बारे में वह पूछता ही पूछता है। और शैशवावस्था की एक प्रमुख विशेषता यह भी है कि वह अनुकरण के द्वारा ही सीखता है। वह हर एक विषय वस्तु पर चर्चा करता है, देखता है और किसी एक दूसरे या अपने परिवार के श्रेष्ठ जनों को देखता है कि वह कौन सा ऐसा कार्य कर रहा है, किस आधार पर कर रहा है, कौन कौन सी मेथड को वह लगा रहा है। इस आधार पर अनुकरण वह बच्चा करता है। जिज्ञासा होता ही है बच्चे में हर एक विषय वस्तु को लेकर के, और जिज्ञासा के साथ साथ वह अधिगम करता ही है। जिज्ञासा करता है, अनुकरण करता है, तो ऑलरेडी अधिगम हो ही जाता है। एक बात इसमें पूर्ण रूप से आती है कि शैशवावस्था में बच्चा, जो सी अभिकल्प है हमारा, कि बच्चा चिंतन नहीं करता है। क्या नहीं करता है? चिंतन नहीं करता। इस लिहाज से यह प्रश्न सही होगा कि शैशवावस्था की यह विशेषता हो ही नहीं सकती है। अगला, परिपक्वता का संबंध किससे है? किस व्यक्ति को ऐसा हम मान लेंगे, किसी भी एक व्यक्ति को, कि वह परिपक्व हो गया है? क्या उसकी रुचि बहुत है किसी विषय वस्तु में, तो उसे हम परिपक्व मान लेंगे? क्या कोई बच्चा बहुत बुद्धिमान है, तो यह भी माना जा सकता है कि वह बहुत परिपक्व हो गया है बुद्धि के आधार पर। या बहुत उसका ज्यादा संवेग है, तो संवेगात्मक विकास के आधार पर हम मान लेंगे कि वह हो चुका है, क्या परिपक्व हो चुका है। लेकिन ऐसा नहीं है। संवेग, बुद्धि और रुचि सब एक ही विषय वस्तु से सम्मिलित होती है। वह क्या है? विकास, संपूर्ण विकास की बात होती है। किस विषय को लेकर के? परिपक्वता को लेकर, क्योंकि वह व्यक्ति परिपक्व है कि नहीं है। जब उसका पूर्ण विकास हो गया है, तब हम मान सकते हैं कि वह व्यक्ति परिपक्व है। तो इसमें आपका विकल्प सी सही होगा। शारीरिक विकास का क्षेत्र है, यानी कि शारीरिक विकास किस बेस पर होता है, उसका क्षेत्र कौन सा है? क्या किसी व्यक्ति का मेमोरी विकसित हो गया है, बच्चा बहुत समझदार है, तो उसे हम मान सकते हैं कि उसका शारीरिक विकास का वह एक क्षेत्र है मेमोरी ही, कि मेमोरी विकसित हो गया तो उसका शारीरिक विकास हो जाएगा। क्या बच्चा समायोजन समाज में कर ले रहा है, तो उससे उसका शारीरिक विकास हो जाएगा? या वंशानुक्रम शारीरिक विकास का क्षेत्र हो सकता है? तो यह आवश्यक नहीं है। जिस माता पिता की लंबाई, पर्सनालिटी बहुत बेहतरीन होती है, यह भी पाया जाता है कि किसी कारणवश, बहुत सारे ऐसे फैक्टर आते हैं कि वंशानुक्रम के आधार पर भी मम्मी पापा की जो पर्सनालिटी बेहतर होती है, लंबाई चौड़ाई ठीक ठाक होती है, उसका भी शारीरिक विकास ठीक प्रकार से नहीं हो पाता है। लेकिन उसका एक क्षेत्र अवश्य ही निकल करके आता है। वह क्या है? स्नायु मंडल। यह स्नायु मंडल शारीरिक विकास का एक बहुत बड़ा फैक्टर है। यहीं से शारीरिक विकास हो पाना संभव हो पाता है। तो आपका विकल्प बी सही होगा। क्या? स्नायु मंडल। अब देख लेते हैं, मानसिक विकास प्रभावित होता है किससे? वंशानुक्रम से, परिवार से, या समाज से, या सभी से। अगर किसी बालक का वंशानुक्रम, माता पिता का मानसिक विकास बहुत बेहतर हो और वह जिस परिवार में रहता है उस परिवार के सभी लोगों का मानसिक विकास ठीक ठाक हो, सभी एजुकेटेड हो, लेकिन समाज ठीक ठाक न हो, तो उस बच्चे का मानसिक विकास प्रभावित हो सकता है। सकारात्मक और नकारात्मक दोनों की चर्चा करेंगे। समाज बहुत बेहतरीन हो, परिवार ठीक नहीं हो, तो भी बच्चे का मानसिक विकास प्रभावित हो सकता है। समाज और परिवार दोनों ठीक ठाक हो, लेकिन वंशानुक्रम बहुत हद तक ठीक ठाक नहीं हो,
तो भी बच्चे का मानसिक विकास प्रभावित हो सकता है। इसलिए यहाँ पर यह तीनों विकल्प सही माने जाएंगे और आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा कि सभी बालक के मानसिक विकास को धनात्मक रूप में और ऋणात्मक दोनों रूपों में कहीं ना कहीं प्रभावित करते हैं। यानी कि मानसिक विकास प्रभावित होता है किससे? वंशानुक्रम, परिवार और समाज, तीनों से। तो आपका विकल्प डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी या सभी। थैंक यू। हम बात करेंगे बुद्धि लब्धि के जन्मदाता के बारे में कि बुद्धि लब्धि के जन्मदाता कौन है। स्टर्न, बिनेट, टर्मन और फ्रोबेल। तो यहाँ पर फ्रोबेल को थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे कि फ्रोबेल यह कौन सी पद्धति को जन्म दिए थे? खेल विधि को। तो यह तो होंगे नहीं। टर्मन पर भी चर्चा कर लेंगे और स्टर्न पर भी चर्चा कर लेंगे कि कुछ ऐसे सिद्धांतों को थोड़ा सा जब ध्यान में रखेंगे तो फिर एक बात निकल कर के आएगी कि इस बुद्धि लब्धि आईक्यू लेवल में इसमें से अन्य किसी ने किस किस विषय पर चर्चा किया था, तो आपको स्वतः ही पता चल जाएगा कि बीने के द्वारा बुद्धि लब्धि की खोज की गई थी और आईक्यू लेवल के मापने का एक तरीका किसने विकसित किया था? बीने ने किया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं। नवजात शिशु का भार होता है। एक बच्चा जब जन्म लेता है तो उसका भार कितना होता है? 6 पाउंड, 7 पाउंड, 8 पाउंड या 9 पाउंड। तो एक नवजात शिशु का जब हम शैशवावस्था को पढ़ते हैं तो शैशवावस्था में शारीरिक विकास के अंतर्गत जब बात आती है तो वहाँ पर स्पष्ट रूप से आपको मिल जाएगा कि एक नवजात शिशु का भार होता है 7 पाउंड। क्लियर? उसी समय जब हम पढ़ते हैं शैशवावस्था के बारे में, जन्म से पूर्व की अवस्था को जब हम ध्यान में देते हैं तो वहां पर बात आती है कि गर्भ में बालक को विकसित होने में कितना समय लगता है या कितने दिन लगते हैं। 150 दिन, 280 दिन, 390 दिन, 360 दिन। उसी समय आपको ज्ञात हो जाएगा जब शैशवावस्था के अंतर्गत शारीरिक विकास की बात करेंगे कि जन्म से पूर्व शारीरिक विकास, तो उसमें आपको यह बी ऑप्शन सही होगा, 280 दिन। गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? 280 दिन। अगला प्रश्न देख लेते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान, मनोविज्ञान मात्र नहीं, शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष माना जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान, मनोविज्ञान एक अलग विषय है, उसको जब शिक्षा से, एजुकेशन से जोड़ा जाता है तो उसका थोड़ा सा सिद्धांत बदल जाता है। तो हम शिक्षा मनोविज्ञान की बात करेंगे और उस पर चर्चा करेंगे कि शिक्षा मनोविज्ञान का उत्पत्ति का वर्ष कब से माना जाता है। 1947, यह तो भारत आजादी का है। 1950 स्वतंत्रता के जब संविधान के बारे में चर्चा की गई थी। 1965 यह एक युद्ध की चर्चा करता है, यह भी क्रॉस हो जाएगा। 1900, यह 1900 जो वर्ष है, इसी समय का एक वर्ष शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का समय माना जाता है। तो इस लिहाज से आपके पास 1, 2, 3 और 4